चुनाव के दूसरे चरण से मुस्लिम आरक्षण पर शुरू हुआ रण 7वें फेज तक आते आते मुजरे पर आ गया है। क्या वोट बैंक के सामने सियासी दल मुजरा कर रहे हैं? क्या विपक्ष मुसलमानों के सामने मुजरा कर रहा है? आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम आरक्षण को मुजरे से जोड़ दिया और क्यों मुजरे पर होने लगी महाभारत, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। को वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं। प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए। जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है। ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। वो तो आरक्षण सबका ही बंद कर देंगे। आरक्षण 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 24 की जंग में आरक्षण पर छिड़ी लड़ाई का यह नया अध्याय है। एक नया शब्द है। अभी 7वें चरण के लिए वोटिंग बाकी है, लेकिन आरक्षण पर उठी चिंगारी अब सिर्फ धुआं नहीं दे रही बल्कि आग का गोला बन चुकी है। आज पटना की रैली में पहुंचे पीएम मोदी ने मुस्लिम आरक्षण पर तगड़ा प्रहार किया। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें। उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। जब तक जान है लड़ता रहूंगा। लुटेरों ने आपके हक को लूटा है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के बच्चों से, अति पिछड़ों के बच्चों से ये अधिकार उनसे छीन लिया और मुसलमानों को दे दिया है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा कानून बदल दिया। आरक्षण वाली आग तो काफी दिन से लगी है, लेकिन इसे ऑक्सीजन दी बंगाल में ओबीसी के 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाली खबर ने, जिसमें ममता निशाने पर हैं, जो ओबीसी सर्टिफिकेट के रद्द होने को मानने से इनकार कर चुकी हैं। लेकिन आज मोदी ने मुस्लिम आरक्षण के नाम पर विपक्ष पर प्रहार किया तो उसका जवाब आने में देर नहीं लगी। परिवार का जो मुखिया होता है हमेशा परिवार के सदस्यों के प्रति और परिवार के सदस्यों के उनके प्रति एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए, वो हमेशा रखनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी बौखलाहट में आ गए, भूल गए कि वो देश के प्रतिनिधि हैं, आपके प्रतिनिधि हैं, कि इस तरह के शब्द उनके मुंह से नहीं निकालने चाहिए। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है और ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं जिससे उनके समर्थकों को भी अच्छा नहीं लग रहा। विरोधी तो छोड़ो, प्रधानमंत्री के जो समर्थक हैं उनको भी उनकी भाषा पसंद नहीं आ रही। आरक्षण की ज्वाला में नेताओं का जुबानी पेट्रोल डालना लगातार जारी है। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर प्रहार किया तो हैदराबादी भाईजान ने पलटवार किया। हम सबको याद रखना होगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या हाँ, वो तो आरक्षण सबका ही बंद कर देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। ये सब उनका इरादे हैं। आरक्षण की आग मुजरा पॉलिटिक्स में तब्दील हो चुकी है और सुलगती आग में दोनों तरफ से आहुतियां चालू हैं। 7वें चरण की वोटिंग से पहले जुबानी जंग ने चुनावी तपिश को इतना बढ़ा दिया है, अब चुनावी माहौल बदल दिया है। लेकिन माहौल किसके पक्ष में होगा, बस 4 जून तक का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रधानमंत्री के इस बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं। देश के पीएम को क्या ऐसे बोलना चाहिए? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। मोदी जी खुद घबरा गए हैं। वो ऐसी बातें कर रहे हैं, आप लोगों को मालूम होगा, देखे होंगे, सुने होंगे। यहाँ भी आके
जिस ढंग से उन्होंने भाषण किया, आज बिहार में कैसा किया, किसी को नाचना है तो नाचने दो, मुजराह करना है मुजराह करना है, ऐसी बातें मैं नहीं समझता। एक देश के प्रधानमंत्री, एक स्टेट्समैन लाइक उनकी बात होना चाहिए, लेकिन भड़काने की बात बहुत करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कास्ट में झगड़ा लगाने की बात करते हैं, दलित आदिवासी का रक्षण का उन्होंने अब पीढ़ा उठाया। पूरा हिंदुस्तान लोकतंत्र के महापर्व का जश्न मना रहा है। कश्मीर से लेकर देश के कोने कोने में लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो जमहूरियत के नाम पर अपने मुल्क, अपने लोगों से धोखा करने वाले पाकिस्तानी सियासतदान लोकतंत्र के महापर्व पर मुफ्त की सलाह देकर अपनी किरकिरी करा रहे हैं। देखिए कैसे इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी को एक बार फिर जलालत झेलनी पड़ी। फवाद चौधरी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खास सिपाह सलार, जो जलालत के आदी हैं, बेवकूफी के उस्ताद, उलूल जुलूल बयान और बेतुकी बातें करने में माहिर फवाद ने सत्ता बदलते ही कानूनी शिकंजा कसता देख ऐसे रंग बदले कि गिरगिट भी शर्मा जाए। ऐसी पलटी मारी कि गुलाटी मारने वाले बेजुबानों को भी शर्मा जाए। वही फवाद इन दिनों भारत में चल रहे चुनावों पर बयान देकर इंटरनेशनल बेइज्जती के आदी हो गए हैं। इस बार उन्हें आईना दिखाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। दरअसल केजरीवाल ने वोट डालने के बाद परिवार के साथ फोटो एक्स पर पोस्ट की और लिखा, मैंने अपने पिता, पत्नी और बच्चों के साथ आज वोट डाला। मेरी माताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं जा पाई। मैंने तानाशाही, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ वोट डाला। आप भी वोट डालने जरूर जाएं। इस पर फवाद ने नापाक चालबाजी दिखाई और केजरीवाल के ट्वीट को रीट्वीट कर लिखा, उम्मीद है शांति और सद्भाव नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करेगी। बस इसी पर केजरीवाल ने जोरदार पलटवार करते हुए फवाद की पूरी होशियारी निकाल दी। केजरीवाल ने लिखा, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आप अपने देश को संभालिए। भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। केजरीवाल के मुंहतोड़ जवाब से बड़बोले फवाद झेप गए और उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन फवाद के ट्वीट ने चढ़ते पारे के बीच सियासी तापमान भी बढ़ा दिया। बीजेपी ने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला कि अरविंद केजरीवाल की पीठ पर पाकिस्तान का हाथ है, जो उन्हें थपथपाता है, उनको मदद करता है। और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली को शर्मसार किया उन्होंने। शर्म आनी चाहिए और देश के दुश्मनों की गोद में बैठे हैं। इसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इशारे इशारे में केजरीवाल पर निशाना साधा। जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, इनको जाना चाहिए पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई इनको भीख भी नहीं देगा, भीख भी नहीं देगा पाकिस्तान में कोई। इससे पहले दिल्ली की सियासत में पाकिस्तान की एंट्री भी तभी हुई थी जब फवाद ने आग लगाई थी। फवाद के इस बयान पर भी खूब जुबानी तीर चले, आरोप लगाए गए थे और उस पर पलटवार भी हुए थे। ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा दो लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता। उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा। दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है। क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है। क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? अब केजरीवाल ने जिस तरह से फवाद की होशियारी पर तमाचा जड़ा है, उसके बाद फवाद अपना मुंह खोल पाएंगे, इसकी गुंजाइश न के बराबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात करते हैं पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीट गाजीपुर की, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रैली करने पहुंचे थे। आगे बढ़ने से पहले आपको यह जरूर बता दें कि आखिर गाजीपुर की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्यों यह सीट महत्वपूर्ण है, यह हम आपको बताते हैं। यहां से अफजाल अंसारी
चुनावी मैदान में हैं। INDI गठबंधन के उम्मीदवार हैं और उनके सामने हैं बीजेपी की तरफ से पारसनाथ राय। लेकिन ये सीट मुख्तार अंसारी की वजह से महत्वपूर्ण हो जाती है। मुख्तार अंसारी की अभी हाल ही में जेल में मौत हुई थी हार्ट अटैक की वजह से। लेकिन क्या मुख्तार अंसारी की मौत का फायदा सहानुभूति के रूप में अफजाल अंसारी को मिलेगा? अफजाल अंसारी ने पिछली बार भी ये मुकाबला जीता था, तब टिकट दूसरी पार्टी का था, अब टिकट दूसरी पार्टी का है। लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, आपको दिखाते हैं इस सीट पर क्या बन रहे हैं समीकरण। गाजीपुर की वो सीट जहां एक बाहुबली का दबदबा है। पूर्वांचल की सबसे चर्चित सीटों में से एक गाजीपुर पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की नजर टिकी हुई है। बीजेपी 400 सीट पार के सपने के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। 7वें चरण की वोटिंग से पहले मोदी योगी की जोड़ी ने पूर्वांचल की इस सीट की सियासत को और गर्म कर दिया है। इंडी गठबंधन तुष्टीकरण की सड़क में हर हद पार कर रहा है। ये लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। सपा के नेता राम मंदिर को बेकार और पाखंड बताते हैं। कांग्रेस के शहजादे वो तो राम मंदिर पर ताला लगवाने का प्लान बना रहे हैं। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में माफियाओं को खत्म करने की कसम के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गाजीपुर पहुंचे योगी ने एक बार फिर यूपी के माफियाओं पर हमला बोला। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। गाजीपुर में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी मैदान में है तो बीजेपी के पारसनाथ राय उन्हें टक्कर दे रहे हैं। तो बीएसपी के टिकट पर डॉक्टर उमेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो अफजाल अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते। उन्हें 5.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि वोटों का प्रतिशत 51.52 था। तो मनोज सिन्हा को 4,40,000 से ज्यादा वोट मिले। वोट का प्रतिशत 40.65 था, यानी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार मिली। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को समाजवादी पार्टी से हार मिली थी। 24 के चुनाव में भी यहां मुकाबला खड़ा है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कहा जा रहा है कि परिवार को सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में माफियाओं के सफाए का कितना फायदा होगा, ये 4 जून के नतीजे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के दौर में माफिया का राज था, खुली जीप में कानून को चुनौती देते थे। योगी सरकार में दंगे भी बंद हैं और दंगाई भी। सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था। दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था, दुकानदारों को, कारोबारियों को, हर एक को होता था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कई उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। इसमें मोदी सरकार में शामिल 4 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व सीएम भी शामिल हैं। साथ ही इन 58 सीटों में कई सीटें ऐसी भी हैं जहां पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इन सीटों पर भीषण गर्मी के बीच बड़ी सियासी तपिश भी देखने को मिली। सवाल यह है कि चुनाव के छठे दौर में माहौल किस ओर है। छठे दौर की 58 सीटों पर सियासी दंगल में वोटर्स ने कई दिग्गज नेताओं की किस्मत तय कर दी। छठे चरण के चुनावी रण में कई केंद्रीय मंत्री मैदान में थे तो कई पूर्व सीएम भी। साथ ही कई सियासी सूरमा चुनावी ताल ठोक रहे थे। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां की 7 सीटों का फैसला भी जनता ने कर दिया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर केंद्रीय मंत्री, सभी लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेते हुए दिल्ली के लिए अपने मतदान का योगदान दिया। लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेते हुए दिल्ली के लिए अपने मत का योगदान दिया।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी अपनी मां और पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वोट डालने पहुंचे। वोटिंग के बाद राहुल ने सोनिया के साथ सेल्फी भी ली। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी परिवार सहित वोट डालने पहुंचे। राजनीति की ये भी दिलचस्प तस्वीर दिखी जब दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे थे और वहीं आप के नेता कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दिए। मैं समझता हूं कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं क्योंकि लोग बहुत दिल्ली से भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी की भी साख दांव पर लगी है। दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से तिवारी तीसरी बार चुनावी मैदान में है। दिल्ली में बीजेपी को पूरा भरोसा है कि लोकसभा चुनाव में तस्वीर कुछ बदलने वाली नहीं। नतीजे 2019 जैसे ही होंगे, यानी सभी 7 सीटों पर कमल ही खेलेगा। ये जो वोट है ना, देश हित के लिए है। आज हर व्यक्ति देश हित में जा रहा है वोट करने, राष्ट्र हित में, और राष्ट्र हित में सब कोई नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। देश का प्रधानमंत्री चुनना है, दौड़ में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं और लोगों के दिल में मोदी जी हैं, इसलिए कोई अपना वोट इधर उधर दे करके खराब करेगा ही नहीं। छठे चरण में मोदी सरकार के 4 मंत्री भी मैदान में थे। इनमें ओडिशा के संबलपुर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, गुरुग्राम से कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार। छठे चरण के और सियासी दिग्गजों की बात करें तो इनमें हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल भी हैं, जो करनाल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं यूपी की सुल्तानपुर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी फिर से किस्मत आजमा रही हैं। यूपी की चर्चित सीटों में से एक आजमगढ़ की किस्मत का फैसला भी हो गया है। यहाँ बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ का मुकाबला मुलायम परिवार के धर्मेंद्र यादव से है। वो लोग खाली कहते थे कि हमारा गढ़ है, पर पूरे आजमगढ़ को इन लोगों ने गढ़ ही बना दिया था। जो सड़क थी उस पर लोग धान रोपते थे, अध्यक्ष जी, धान रोप के और अपना विरोध जताते थे कि भाई तुम जीतते हो, आते नहीं हो, भाग जाते हो। पर जब हमको मौका मिला तो हमने सारा गड्ढा पाट दिया, आजमगढ़ की सारी सड़कें बन गई, आजमगढ़ चमकने लगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट से पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी चुनावी मैदान में थी और उन्होंने भी वोट डाला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा की सीट पुरी में भी आज वोटिंग हुई। छठे चरण के दौर में राज बब्बर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अपराजिता सारंगी जैसे और भी कई चेहरे हैं जिनका नसीब भी ईवीएम के पिटारे में कैद हो गया। खैर, किसके दावे में कितना दम है, किस सीट पर किसकी होगी जीत और किसकी हार, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की उस सियासत की जिसमें 7वें चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को रोकने की कोशिश की जा रही है। आरोप टीएमसी के ऊपर लगाए गए हैं। आरोपों पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का जो रूट है उसको जरूर देखना चाहिए, जिसकी दूरी करीब करीब 5 किलोमीटर होगी। आपको हम बताते हैं कि यह रोड शो कहां से जाएगा। 28 मई को रोड शो प्रस्तावित है और यह श्याम बाजार से इसकी शुरुआत होगी, फिर विधान रानी रोड, दमदम, इसके बाद 7 टैंक लेन, फिर केसी घोष रोड से सिंधी तक ये रोड शो जाएगा। ये हम आपको रोड शो का रूट दिखा रहे हैं। 7 टैंक लेन पहुंचेगा, इसके बाद केसी घोष रोड पर पहुंचेगा और इसके बाद ये रोड शो जो है वो सिंधी इलाके पर जाकर खत्म होगा। लगभग 5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अगले दिन की भी तैयारी है। 29 मई को प्रधानमंत्री मोदी बारासात और बारुईपुर में बैठक भी करेंगे। 2 जगहों पर उनकी बैठक की भी तैयारी है, बारासात और दूसरी जगह है बारुईपुर। तो इसी के साथ बंगाल में बीजेपी का चुनावी प्रचार भी खत्म हो जाएगा। लेकिन मोदी के इस प्रचार प्लान पर विवाद क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चुनाव प्रचार और वोटिंग के बीच दीदी के राज में हिंसा बदस्तूर जारी है। 24 के चुनाव में शायद ही ऐसा कोई फेज बीता हो जब हिंसा, हत्या या झड़प की खबरें नहीं आई। तमाम सुरक्षा के उपायों के बाद भी बम और बारूद की ढेर पर पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। आज छठे चरण के चुनाव में भी पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसा की खबर आई, कई लोग जख्मी हो गए। बीजेपी और टीएमसी के लोग एक दूसरे से तू मैं करते नजर आए। अब इसी को ढाल बनाकर ममता बनर्जी की सरकार ने एक नई सियासत छेड़ दी है। पुलिस ने कोलकाता के कुछ इलाकों में धारा 144 लगा दी है।
धारा 144 का सच क्या है? मोदी की रैली रोकने के लिए एक्शन। बीजेपी तो यही सवाल उठा रही है। कोलकाता पुलिस के एक्शन के बाद बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने तगड़ा प्रहार किया और कहा ये ममता बनर्जी की हताशा वाला कदम है। उन्होंने ट्वीट किया, चुनाव के 5 चरणों के बाद जनता की इच्छा को भांपते हुए सीएम अब डरी हुई हैं। उन्होंने मोदी जी के रोड शो को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस को शहर में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। वो मोदी जी को प्रचार करने से रोकते हैं, लोगों को वोट करने से रोकते हैं। भेद खुल गया है उनका, लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। रैली भी होगी और रैली नहीं होगी तो नरेंद्र मोदी जी वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो गलियों में सड़कों पे चल पड़ेंगे। और ये जो प्रधानमंत्री को भी रोकने की कोई कोशिश कर सकता है, सोचिए कितनी खतरनाक मानसिकता है। बीजेपी के आरोपों के बाद बारी थी उसे काउंटर करने की और कोलकाता पुलिस ने भी इसका बखूबी जवाब दिया। तुरंत बाद कोलकाता पुलिस ने एक ट्वीट कर बीजेपी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। कोलकाता पुलिस ने ट्वीट कर पुराने आदेशों की कॉपियों को भी अटैच किया और लिखा, कोलकाता पुलिस नियमित आधार पर डलहौजी और विक्टोरिया हाउस के आसपास सीआरपीसी धारा 144 आदेश जारी करती है। ये कोई नई बात नहीं है और पिछले आदेशों की प्रतियां अटैच भी की जा रही हैं। इसलिए कृपया भ्रामक जानकारी फैलाने से बचें। 1 जून को 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और उससे पहले कोलकाता में पीएम मोदी के रोड शो और बैठक के लिए 2 दिन का प्लान है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी को उस प्लान का क्या होगा और इस पर बढ़ती सियासत कहां तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंसा और हंगामे की इन तस्वीरों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि बंगाल में हिंसा का चुनावी चरित्र कब खत्म होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा और हंगामा अब रिवाज बनता जा रहा है। मतदान के पहले चरण से जो हंगामा शुरू हुआ वो छठे चरण में भी जारी रहा। पश्चिम बंगाल पुलिस पर आरोप लगे, सड़कों से लेकर पोलिंग बूथ तक हंगामा होता रहा। ये पश्चिम बंगाल के झारग्राम की तस्वीरें हैं, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी प्रणब टुडू के ऊपर आसमान से ऐसे पत्थर बरस रहे हैं जैसे ओले गिर रहे हैं। इस पत्थरबाजी से बचने के लिए बीजेपी प्रत्याशी प्रणब टुडू सुरक्षा बलों के साथ दौड़ लगा रहे हैं। पीछे उपद्रवियों की भीड़ पत्थरबाजी कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव कितने तनाव के बीच हो रहा है। पत्थरबाजी से पहले के वीडियो में बीजेपी प्रत्याशी के सामने कुछ लोग खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं और अगले ही पल पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है किस तरह सुरक्षाकर्मी किसी तरह बीजेपी प्रत्याशी को बचाकर निकाल रहे हैं। पत्थरबाजी में कुछ सुरक्षाकर्मियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। ये सारा हंगामा पश्चिम बंगाल के झारग्राम में हुआ। इस पूरे हंगामे के बाद टीएमसी की ओर से आरोप लगाया गया है कि प्रणब टुडू के सुरक्षाकर्मी ने महिला के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद यह हिंसा भड़की। जबकि बीजेपी ने इसे तृणमूल कांग्रेस की सोची समझी साजिश बताया है। जब एक साथ निकल रहा था तब हम लोग के ऊपर वो लोग अटैक किया। अबाउट वहाँ रोहिंग्या जैसा कुछ लोग 200 अबाउट 200 पीपल्स हैं, वो लोग हम लोगों का ऊपर अटैक किया। तो लाकीली हम लोगों का पास सीआईएसएफ का जवान लोग था, इसलिए हम लोग बच गया। पश्चिम बंगाल की घाटल लोकसभा सीट में भी खूब हंगामा हुआ। यहां पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी हिरण चटर्जी का रास्ता रोक लिया। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लाठी डंडों से लैस थे, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के काफिले को घेर लिया। जोरदार नारेबाजी की गई। रास्ते में आग लगाकर बीजेपी प्रत्याशी को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को सड़क से हटाने के लिए सेंट्रल फोर्सेस ने मोर्चा संभाला। इसके बाद कुछ उपद्रवी भागते नजर आए। मतदान के दौरान जगह जगह इस तरह रोड ब्लॉक करने की कोशिश होती रही। जगह जगह में आपका ये जो रोड ब्लॉकेड हो रहा है, इसको लेकर आपको क्या बताएंगे? रास्ते पे हम लोग हैं, देख रहे हैं। अब इतनी जगह देखना पड़ेगा थोड़ा सा। इससे पहले अभिनेता से नेता बने बीजेपी प्रत्याशी हिरण चटर्जी ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। वाराणसी में इस समय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव एक साथ रोड शो कर रही हैं।
तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं और वाराणसी में कांग्रेस के कैंडिडेट चुनावी मैदान में और उनके लिए रोड शो करती हुई प्रियंका गांधी और उनके साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव। और इस भीड़ में आप देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं और ये संयुक्त गठबंधन का रोड शो है जिसमें प्रियंका वाड्रा और डिंपल यादव दोनों एक साथ एक ही गाड़ी पर सवार होकर जनता से समर्थन मांगने के लिए निकली हैं। अजय राय कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। और वोटर लिस्ट में आपका नाम तो है लेकिन वोटर आई कार्ड नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, आप तब भी वोट डाल सकते हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने 11 तरह के दस्तावेजों की एक फेहरिस्त बनाई है। अगर उनमें से कोई भी एक आपके पास है तो आप वोट डाल सकते हैं। किन किन चीजों की जरूरत है हम आपको दिखाते हैं। आपके पास पासपोर्ट हो, पासपोर्ट ना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस से काम चल जाएगा। आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी के फोटो ID के आधार पर भी वोटिंग कर सकते हैं। पैन कार्ड के आधार पर भी वोटिंग हो सकती है। आधार कार्ड आपके पास हो, काम चल जाएगा। पोस्ट ऑफिस और बैंक की जारी की गई पासबुक अगर आपके पास है, बात बन जाएगी। मनरेगा जॉब कार्ड, इसके अलावा लेबर मिनिस्ट्री का जारी किया गया कोई हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड हो तो भी बात बन जाएगी। पेंशन कार्ड जिस पर आपकी फोटो लगी हो और वो अटेस्टेड हो। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जारी किया गया स्मार्ट कार्ड आपके पास हो। MPs, MLAs, MLCs की तरफ से जारी किया गया कोई आधिकारिक पहचान पत्र हो तो उससे भी बात बन जाएगी। अगर वोटर ID नहीं है तब भी आप वोट डाल सकते हैं। Zee News.